ठीक है. सो वी आर स्टार्टिंग विद थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री मींस ऑब्वियसली बात है, यू हैव टू टॉक अबाउट ऑल द थ्री एक्सेस. तो यहाँ पे तीन एक्सेस हैं आपके पास. ठीक है. यहाँ पर आपके पास ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस. देखिए 3D चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने सिर्फ वेक्टर के रिगार्डिंग बात करी थी. किसके रिगार्डिंग बात करी थी? सिर्फ वेक्टर के. तो वेक्टर ऑब्वियस सी बात है एक डायरेक्टेड लाइन ही होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. ठीक है. अच्छा, वेयर एज जो लाइन होती है वो तो बोथ वे होती है, मतलब इस तरफ है तो इनफाइनाइट होता है ना. तो इसकी दो डायरेक्शंस होती हैं. कितनी डायरेक्शंस होती हैं इसकी? दो. तो अगर दो डायरेक्शंस हैं तो ऑब्वियस सी बात है दो ही क्या बनेंगे? डायरेक्शन रेशियोज. दो डायरेक्शन रेशियोज का सेट बनता है इसका. सेम डायरेक्शन में ऐसे. हाँ जी, मतलब बोथ भी होगी ना, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ. तो ऑब्वियस सी बात है ये आपकी जो एक्स एक्सिस है, आप समझिएगा इस बात को. ठीक है. तो ये जो एक्स एक्सिस है आपकी इस वाली लाइन के साथ भी कुछ एंगल क्रिएट करेगी. और मतलब एक्स एक्सिस, नॉट नेगेटिव एक्स एक्सिस. कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन से कैलकुलेट करते हैं ना एंगल को. तो ये वाला एक एंगल क्रिएट होगा और एक एंगल ऐसा ही कहाँ क्रिएट होगा? पीछे की साइड में. अच्छा, अगर मैं इस वाले को अगर अल्फा कह रहा हूँ तो इस वाले को क्या कहूँगा? माइनस मीटर. अरे भगवान, तुमने 90 माइनस अल्फा क्या हुआ? 90 माइनस अल्फा क्यों? जो आपने कह रहा 3D में हर एंगल 90 मतलब चीज इस तरह. हाँ, अल्फा ही रहेगा. क्यों? अल्फा ये सेम एंगल तो है. अच्छा सर, डायरेक्शन भैया ये पाई माइनस अल्फा नहीं होगा भाई? लाइन ही तो है. इसका मतलब वही था पर इसको आपका 90 माइनस अल्फा नहीं, पाई माइनस 180 माइनस अल्फा. नहीं आया? बोलो, अगर नहीं आ रहा है तो मैं नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ. उसके हिसाब से तो हाँ 90 लाइन वो बनना चाहिए. पाई माइनस अल्फा 180. देखो ओके वो आ रहा समझ. देखो तुम इसको ना, इसको इस तरीके से समझो. अरे यार वो पूरी लाइन है 180 अल्फा भाई ठीक है, इसको देखो इस तरीके से समझिए आपके पास. ठीक है भाई, इधर ध्यान दो, मैं जो बता रहा हूँ. देखो जैसे मान लीजिए ये कोना है आपके पास. ठीक है, इधर वाला. ठीक है. और अगर मैं एक ऐसे रॉड लेके आता हूँ और मैं इधर से ओरिजिन से पास होता हुआ पल्ली तरफ निकाल देता हूँ उसको. थोड़ा सा इमेजिन करिएगा चीजों को. ठीक है. ये आपके पास मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है. ठीक है. तो इस रॉड के साथ ये वाली एक्सिस कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट कर रही होगी. सही बात है. अच्छा जी, ये वाली एक्सिस, ये नीचे वाली ऐसे अल्फा एंगल बना रही होगी. और जो पल्ली तरफ पार हो गई यही पॉजिटिव एक्स एक्सिस दूसरी वाली जो पल्ली तरफ पार हुई है उसके साथ भी तो कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी. तो मतलब जैसे ही आप यहाँ बैठे हैं इस कमरे में, ठीक है, आपने ऐसे एक रॉड पार करी है इस तरीके से. थोड़ा सा इमेजिन करिएगा चीज़ों को. इतना मुश्किल नहीं है जितना आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से आपके पास. ठीक है. तो ये वाली एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं. ये इस वाले पार्ट के साथ अल्फा एंगल क्रिएट कर रही है. और ये जो हमने इधर से पास करा दिया पूरा का पूरा नीचे की तरफ, ये कंप्लीट एंगल कितना है लाइन पे? ये पूरा एंगल बताओ, ये कितना है? 180. ठीक है. अच्छा जी, अब तुमने ये वाला तो अल्फा बता दिया, तो ये जो बाकी बच गया ये कितना होगा? पाई माइनस अल्फा ही तो होगा. उसके हिसाब से पाई माइनस अल्फा बनेगा. ठीक है. अच्छा, इसी तरीके से ये वाली लाइन इसके साथ कितना क्रिएट कर रही है? बीटा. ठीक है. तो ये आपकी पीछे वाले पार्ट के साथ जो कि इस तरीके से होगा इधर से, मतलब ये अभी आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, मतलब ये इधर से है, मतलब ये वाली लाइन इस साइड से, नॉट इस साइड से, इधर से कितना एंगल क्रिएट कर रही है? ये अगर बीटा है तो यार ये कितना होगा? पाई माइनस. ठीक है. अच्छा, ये एंगल इधर जितना क्रिएट कर रही है फिर इस साइड से भी कर रही होगी कुछ ना कुछ. तो अगर ये गामा है तो यार ये कितना होगा? पाई माइनस. नहीं है? ठीक है. अच्छा जी, अब तुम कॉस अल्फा को एल बता देते और कॉस बीटा को क्या बता देते? ठीक है. और इसी तरीके से कॉस गामा को क्या बताते हैं आप? एन. राइट. अच्छा, लेकिन हमारे पास एक सेट ऑफ एंगल्स और भी हैं जो हमारी लाइन के साथ ही हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस बना रही है. दैट इज पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा. तो ठीक है.
तो मतलब कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा, और कॉस पाई माइनस गामा। भाई ये भी तो होंगे सेट ऑफ। अच्छा क्या ये भी एल एम एन होंगे? एल डैश एम डैश एम डैश। नहीं ये अलग होंगे ना भाई, ये और ये वैल्यूज बराबर क्यों होंगे, अलग अलग होंगे। ये वाले तो अल्फा बीटा गामा वाले हैं एल एम एन, तो ये दूसरे वाले एंगलों की मदद से बने, तो ये दूसरे वाले होंगे। गलत नहीं लिख रहा? ठीक है, अब चलो इसको थोड़ा सा हम और आगे हाँ, पाई के इम्पैक्ट से कॉस किस में रहेगा? कॉस में रहेगा ना। ठीक है जी, तो कॉस अल्फा, और बाहर साइन किसका लगेगा? माइनस पाई में कुछ माइनस सेकंड क्वाड्रेंट कॉस माइनस साइन और कोसाइन कोस रहता है सब। वेरी गुड। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, कॉस कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है, तो बाहर माइनस लगा दो। अच्छा कॉस अल्फा तो एल के बराबर था, तो भाई ये चीज किसके बराबर होगी? माइनस एल। नहीं नहीं आ रहा? ठीक है, अब पाई माइनस बीटा है तो भैया यार ये आपके पास माइनस कॉस बीटा, तो मतलब इसका माइनस एम, और यहाँ पे माइनस कॉस गामा, आपके पास कितना रहेगा? माइनस एम, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब एक लाइन के दो डायरेक्शन कोसाइंस मिले हैं मेरे को, एक तो एल, एक माइनस एल, एक एम, एक माइनस एम, एक एन, एक माइनस एन। तो मतलब एक लाइन के दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस रहते हैं। कितने सेट? दो सेट लाइन के। हाँ जी, लाइन के। वेक्टर के तो एक ही रहते हैं, एल एम एन। क्यों? क्योंकि दूसरी वाली साइड बनती नहीं है, क्योंकि वो एक ही डायरेक्टेड लाइन है, एक ही डायरेक्शन में बात हो रही है। लेकिन लाइन तो बोथ वे होती है ना, ऊपर भी और नीचे भी। तो भाई ऑब्वियसली बात है वो पॉजिटिव एक्सिस से आती है, दो तरीके से एंगल क्रिएट करेगी, एक तो अल्फा और एक पाई माइनस अल्फा, एक बीटा एक पाई माइनस बीटा, एक गामा एक पाई माइनस। तो ऑब्वियसली बात है एक लाइन के दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, वेयर एज एक वेक्टर के एक ही सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन होता है। समझ में आया? ये फर्क होता है एक लाइन में और एक वेक्टर। ठीक है, हालांकि इक्वेशंस भी अलग अलग हैं दोनों की, ऐसी बात नहीं है, लाइन की इक्वेशन अलग होती है और वेक्टर की इक्वेशन अलग होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है प्लस माइनस एल, प्लस माइनस एम और प्लस माइनस एन, दो सेट होंगे और वो यही होंगे मेरे ख्याल से, और देखे भी होंगे। ठीक है, अच्छा जी, इनके फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखने हैं। फॉर्मूला देखो, अब जब एल एम एन आई चुके हैं तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है इसमें, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अच्छा जी, जो सारे फॉर्मूले हमने वेक्टर के पढ़े हैं वो सारे फॉर्मूले हैं एप्लीकेबल हैं, ध्यान रखिएगा इस बात। ठीक है, मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप इन चीज़ों को याद कर लो, समझ लो, जो भी आपको करना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एल निकालने के लिए आपके पास क्या रहेगा? एल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला रहेगा प्लस माइनस ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद करो ये ए बी सी क्या है? ये कोफिशिएंट्स ऑफ आपका जो वेक्टर अपनी लाइन की जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है ये ए बी सी। और इस लाइन पर कहीं पर भी दो पॉइंटों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज ए, उसके इसका एक्स तो ए है और जो वाई है वो बी है, और ये वाला सी। मतलब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ही तो है ये। वेरी गुड, मतलब ये डायरेक्शन रेशियोज है। ऐसे ही एल के लिए है, ऐसे ही एम के लिए भी है। तो ए अपॉन बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ऐसे ही एन के साथ भी है प्लस माइनस सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आपको जो बात यहाँ समझनी है वो ये है कि अगर लाइन पर कहीं पर भी दो पॉइंट दिए हुए हैं तो तुम उनसे ए बी सी जनरेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? पहले तो तुम ये बताओ। लाइन पर अगर तुम्हें कहीं पर भी दो पॉइंट दिए हुए हैं तो क्या तुम ए बी सी जनरेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हाँ भैया। बहुत बढ़िया। तो एक्स के कोऑर्डिनेट को माइनस करके वाई के उधर। हाँ जी, अब आवाज आ रही है आपको आशी? आशी आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए। ओके, तो
तो हमारे पास जो है डायरेक्शन, मतलब अगर मैंने एक लाइन पर 2 पॉइंट तुम्हें दे दी तो तुम उसके डायरेक्शन रेशियोज पता लगा सकते हो, ठीक है। देखो अब आप ये पूछ सकते हो भैया डायरेक्शन रेशियो पता लगा सकते हैं कैसे, समझ में नहीं आ रहा कुछ। नहीं ठीक है, डायरेक्शन पर लाइन में डायरेक्शन रेशियोज कैसे आ रहे हैं, ये बात भी थोड़ी समझ में नहीं आ रही। मतलब लाइन डायरेक्शन रेशियो तो वेक्टर के होते थे, ये लाइन पे कैसे, तो हाँ जी, तो यही बात आपको समझनी। जैसे यार ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है, आपने एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट यहाँ पर है, तुमने ए बी वेक्टर बना दिया, दो इनके माइनस करके, राइट, x1 y1 और z1 और x2 y2 और z2, तुमने ए बी वेक्टर बना दिया कैसे, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j और प्लस z2 माइनस z1 k। तो तुमने तो ए बी वेक्टर बनाया और इन्हें तुम क्या कह रहे हो, डायरेक्शन रेशियोज। तो हाँ जी यही बात है कि ए बी वेक्टर ही बनाया है हमने, और वो ए बी वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे ना, वही लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे। अच्छा क्या भैया फिर इसको हम बी ए भी बना सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल बी ए बना सकते। देखो अगर आपने जब ए बी बनाया तो आपने ऐसा वाला डायरेक्शन लिया, राइट, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज, और अगर तुम बी ए बनाओगे तो तुम ऐसी वाली डायरेक्शन ले लोगे, राइट, और ऐसी वाली डायरेक्शन भी तो लाइन पर अलाउड है क्योंकि उसने बोला तो है बोथ दोनों वे होती है। तो आप बी ए वेक्टर निकालें चाहे ए बी वेक्टर निकालें, दोनों ही क्या हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं लाइन के। समझ में आ रहा है, क्लियर है, वेरी गुड। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब इससे एक चीज और भी आपको रिलेट करनी है कि अगर मैं आपको लाइन पर दो डायरेक्शन रेशियोज दे दूं तो तुम मुझे बताओ क्या तुम मुझे एल एम एन निकाल के दे दोगे, डायरेक्शन कोसाइन निकाल दोगे उस लाइन के, निकाल दोगे। और अगर तुम एल एम एन निकाल दोगे तो क्या तुम उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकाल दोगे कॉस अल्फा से? नहीं। और जैसे ही तुम्हें एक साइड का एंगल मिल जाएगा तुम 180 माइनस करके दूसरा भी बता दोगे ना मेरे को, डायरेक्ट माइनस कैसे लगा दोगे भाई? पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस वाली लाइन के साथ जो एंगल क्रिएट कर रही है 180 माइनस दूसरे वाले के साथ करती है, तो तुम एल अगर तुमने अल्फा निकाल दिया तो तुम दूसरा वाला एंगल नहीं निकाल सकते पाई माइनस अल्फा करके? भैया सही कह रहा हूं, मतलब बात तो सही बोलो बोलो। डायरेक्ट लिख सके माइनस cos अल्फा लगा के माइनस cos पाई माइनस अल्फा है, तो रिजल्ट में तो माइनस cos अल्फा ही था होगा, तो फिर तो ये एक अल्फा आया तो दूसरा वाला क्या होगा, माइनस अल्फा। इस cos 45 है, दूसरा है वो माइनस cos 45। तो उसकी वैल्यू तो लिखोगे ना, हाँ मैं वही चीज बात कर रहा हूँ। और माइनस कॉस 45 वाली बात नहीं है, एक आया 45 तो दूसरा कितना होगा 135 होगा, दूसरा कितना होगा माइनस 45 नहीं लिखेंगे, 135 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 135। बाबू पूरा एंगल 180 का है, अभी अभी बताया था ना मैंने भाई। एक अल्फा क्रिएट कर रहा है अगर एक, तो दूसरा वाला पाई माइनस अल्फा नहीं करता। तो अगर अल्फा मान लो 45 आया तो पाई माइनस अल्फा कितना हो जाएगा 180 माइनस 45 दैट इज 135, नहीं है? ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। अभी जो मतलब सिंपल सा हिसाब है वो ये है कि हाँ भाई डायरेक्ट आपकी जो लाइन होती है उसके दो तो सेट होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के, ठीक है, और इनफाइनाइट सेट होते हैं डायरेक्शन रेशियोज के। डायरेक्शन रेशियोज किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में, लाइन पर जो दो पॉइंट पड़ रहे हैं उनके बीच का एक्स वाई जेड निकाल लो या उनके बीच में एक वेक्टर फॉर्म कर दो, और उस वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स होंगे वही मेरे डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे लाइन के भी। सही है ना भाई, स्टोरी सही जा रही है ना एकदम? अच्छा, फिर आपने ये भी समझना है कि अगर डायरेक्शन रेशियोज पता चल गए तो डायरेक्शन कोसाइन निकाले जा सकते हैं L इक्वल टू A अपॉन में अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर से। ठीक है, आया समझ में? अच्छा, और अगर L पता चल गया तो एंगल भी निकाल सकते हैं हम लाइन का x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, तो आ जाइए एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। बस इसमें यही बेसिक है आपका, ठीक है? या फिर आप खुद ट्राई करके लाइएगा पूरी एक्सरसाइज को, ठीक है? वेक्टर आप बोलो तो मैं डिस्कस कर दूं इसको, ठीक है? देखो डाउट आएगा
तो आप मुझे बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्सरसाइज 11.1, मर्सिडीज की किस्त समझ जाए exercise 11.1 question. If a line makes angle 90 degree, 135 degree and 45 degree with x, y and z axis respectively, find its direction cosine. अगर एक लाइन अगर एक लाइन आपकी x एक्सिस के साथ 90 डिग्री, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये एक लाइन होगी। अगर आप x एक्सिस के साथ कितना डिग्री क्रिएट कर रही है, 90 डिग्री, ठीक है, और y एक्सिस के साथ कितना डिग्री क्रिएट कर रही है, 135। दूसरी साइड वाला मतलब अगर 135 है बाबू, अगर क्लॉकवाइज नाप रहे हैं तो सब एक ही जैसे नाप रहे हैं, ओके, ठीक है। और z एक्सिस आपके पास कितना, आपके पास 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। देखो प्लीज, यहाँ पर जो एंगलों की बात हो रही है वो एक ही साइड वाले एंगलों की हो रही है, तो यहाँ पर आप जो डायरेक्शन कोसाइन बताएंगे, ठीक है। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे थे? सोमवार का प्रिंटर दे दिया, फिर मत सीधे मत, हाँ कल ले जाना, कोई बात, ठीक है, बाद में मत सीधे मत, चलो दाम, ठीक है। एक्स वाई जेड फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। आपने क्या निकालना है, इनके डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो अल्फा तो हमें पता ही है कितना, 90, ठीक है, और बीटा भी हमें पता है कितना है, 135, और गामा भी हमें पता है कितना है, 45, ठीक है, ठीक है। तो जब हमें अल्फा बीटा गामा मिल गए तो भी मेरे ख्याल से डायरेक्शन कोसाइन निकालने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक तरीका हमारे पास और भी तो था, cos अल्फा। तो इसी बात है, cos 90 कितना बैठ जाएगा, 0, ठीक है। ऐसे ही आपके पास बीटा भी आ जाएगा, बीटा कह रहा हूँ एम भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, cos 130। अभी cos 135 को, हाँ जी, तो cos 135 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, cos 90 प्लस 45, 90 के इम्पैक्ट से cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन, और यहाँ पे साइन 45, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव बिहेव करता है, बाहर माइनस आ जाएगा, एंड इट विल बी -1/में। तो L आ गया हमारे पास, M आ गया हमारे पास, और N इक्वल टू में cos 45 कितना होता है, 1/में। तो आपके पास जो वैल्यूज होंगी डायरेक्शन कोसाइंस की, वो होंगी आपके पास 0 और -1/में √2 और 1/में √2, ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइन। अब आप ये कह सकते हो कि देखिए आपने तो बताया था 2 डायरेक्शन कोसाइंस के सेट होते हैं प्लस माइनस वाले, यहाँ पर तो आप एक की बात कर रहे हो। देखो यहाँ हमें एंगल दिया हुआ है, तो हम दूसरों के बारे में बात नहीं करेंगे, हालांकि दूसरे भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करते, बट यहाँ हम फिलहाल अभी पॉजिटिव वालों की बात कर रहे हैं। और सिर्फ इसी वाली एक्सरसाइज में आपको डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बात होंगी, दूसरे वाले भी निकाल सकते हैं बिल्कुल। एक 90 है तो दूसरा वाला कितना होगा यार, यहाँ पे भी 90 बनाएगा, ये 45 बना रहा है इसके साथ, तो यार ये वाला कितना बना रहा होगा, 135, और यहाँ 135 बन रहा है, तो ये दूसरा वाला कितना बना रहा होगा, 45। अब अभी की बारी में एंगलों को मान के निकाल दो, अगर ये इन्हें नेगेटिव निकालना हो तो फिर स्टेटमेंट लिखते थे नहीं, उसमें फिर कैसा रहता है ना, विद बोथ द एक्सिस बोलता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, जैसे उसमें लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये जो एंगल लिखा हुआ है, एंगल से उसने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको वो मतलब एक ही साइड वाले एंगल की बात, दोनों साइड, ठीक है, क्लियर है। तो फाइंड नेक्स्ट वाला देखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको मेरे को, हाँ जी, डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं उस लाइन के जो कि इक्वल एंगल बना रही है तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि देखो ऐसी स्टेटमेंट ही दे देता है वो, और यहाँ पर आपके पास एक लाइन जा रही है, तो ऑब्वियस बात है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट कर रही है, मान लो अल्फा, ऐसा हालांकि हमने किया हुआ है, एंगल निकाले हैं हमने वेक्टर्स में, याद करो बीटा, और यहाँ पे हम लोगों ने ये गामा, तो हम लोग क्या करते थे, इसको भी अल्फा ही बना लेते थे और इसको भी क्या बना लेते थे, अल्फा। फिर हम लोग क्या कर देते थे कि भैया हाँ मतलब हमें ये वाला तो पता ही है, L² प्लस M² प्लस N² कितना होता है 1, और L की वैल्यू, हाँ जी बोलो। एक चीज और पूछे जो है कि ये जो फॉर्मूला है बहुत कम यूज हुआ है, L² प्लस M² प्लस N², नहीं इसमें वेक्टर में थोड़ा कम यूज हुआ है, एक दो क्वेश्चन में यूज था ये, जब वैसे उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन ही नहीं है तो कैसे होगा। तो मैं ये पूछ रहा था इसको स्पेसिफिकली जब ये तीन इक्वल हो गई यूज करना हाँ है। हाँ हाँ, ज्यादातर वही यूज करते हैं पहली बार। दूसरी चीज क्या होती है ना, कभी कभी तुम्हें ना एक्स एक्सिस के साथ एंगल दे देगा, वाई एक्सिस के साथ देगा, जेड एक्सिस के साथ देगा नहीं एंगल,
तो ऐसे केस में भी मतलब इन दोनों की वैल्यू तो पता ही चल गई, इसको अकेला कर देते हैं, फिर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये तो उसको वहाँ पर भी मिल जाता है और थीटा पाई बाय 4 से दिया हाँ जी ठीक है। तो ऐसे केस में भी ज़्यादातर यूज है, मतलब LMN में से अगर तुम्हें 2 का पता है, तीसरे की वैल्यू नहीं पता, तो उस केस में हम इसको यूज कर करते हैं, सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो L इक्वल टू में कितना हो गया हमारे पास, कॉस अल्फा, और M कितना हो जाएगा हमारे पास, हालांकि ये कॉस बीटा होता है लेकिन दोनों इक्वल ही हैं, तो हम इसको कॉस अल्फा ही कहेंगे, और N इक्वल टू में भी कितना, कॉस अल्फा। अब यहाँ पर ये बातें होगी। अच्छा जी, तो हम इनमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू में 1। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू में 1। यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर अल्फा को हम यही रख रहे हैं, यहाँ 1/3 स्क्वायर अकेला कर दिया, कॉस स्क्वायर इक्वल टू में 1/√3, और कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप कंपेयर भी कर सकते हो, कॉस अल्फा इक्वल टू ना कंपेयर में से 1/√3 की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा हमें इसमें निकालना क्या, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, तो कॉस अल्फा की वैल्यू आई गई हमारे पास, तो भाई L की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3, ये भी कितनी होगी 1/√3, एक मिनट, और ये भी कितनी होगी 1/√3। अब यहाँ एक डाउट और बनता है, देखो उसने हमें बोला था कि इक्वल एंगल कर रहे हैं, अभी भी हमने एक ही साइड से एंगल लिए हैं। देखो अगर मान लो ये वाला एंगल मान लो, ठीक है, यहाँ मान लो ये 60 है, फिर ये भी कितना होगा, फिर ये भी कितना होगा, सही है। तो ये जो बच गया ये कितना होगा, अरे 120 माइनस, फिर ये भी कितना होगा, ये जो इसका जो बच गया ये भी 120 होगा, और मतलब इसके साथ और ये वाला जो होगा ये भी कितना होगा 120, तो इक्वल एंगल तो ये भी है, तो इनके बारे में बात क्यों नहीं करी, तो इनके बारे में हमें बात करनी चाहिए बिल्कुल। तो हमारे जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे उसमें हम प्लस माइनस दोनों कंसिडर करेंगे, मुझे यही पूछना था लड़का कि हमने ठीक है, आया समझ में। तो इस केस में आप बिल्कुल करेंगे। अच्छा मान लो हालांकि ऐसा तो कभी होगा नहीं कि अगर एक साइड से अगर इक्वल एंगल है तो दूसरी साइड से इक्वल एंगल नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं होता, बट मान लो अगर ऐसा नहीं होता, समाओ कुछ हो जाता, जादू टोने कुछ तो होता और नहीं हो पाता, तो आप फिर जो इक्वल एंगल बना रहे हैं ना उन्हें ही कंसिडर करें, उस वाले डायरेक्शन को साइंस को लिखते हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो इस वाले केस में तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ 60 बना रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ 120 ही बनाएगा, बट मान लो अगर समहाउ अगर ऐसा होता कि यहाँ 110 बन रहा होता और यहाँ पर 120 की जगह क्या बन रहा होता, 100 बन रहा होता, मान लो कुछ हो जाता है ऐसा, और यहाँ पर 120 की जगह मान लो 90 बन रहा होता, अब तो नहीं है ना इक्वल, तो फिर हम इस वाले में मतलब जो हमारे इक्वल एंगल से जो हमें डायरेक्शन कोसाइंस मिल रहा है ना उन्हीं की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे ये दोनों डायरेक्शन कोसाइन मिल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने मेंशन किया कि वो वाले डायरेक्शन कोसाइन बताओ जब लाइन इक्वल एंगल बना रही है, तो इस केस में दोनों में बना रही है, तो इसलिए दोनों बातें लिख दी हैं, ठीक है। तो भैया अगर ये वैल्यूज अलग अलग आ रही है तो ये सेम थोड़ी होते हैं। हाँ हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर समहाउ ऐसा हो जाता है, जैसे मान लो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें 90, 135 और 45 ही बनने चाहिए एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, वो वाले डायरेक्शन को साइन बताओ मुझे, तो वहां उसने फिक्स कर दिया ना हमें, इसलिए हमने वहां दूसरे वाले डायरेक्शन को साइन की बात ही नहीं करी। लॉजिक समझ में आया मेरा, ठीक है स्वाति, क्लियर है। ठीक है ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या चीज लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, इफ अ लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियोज दिस, देखो डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस। अब ऐसे केस में आप भैया अगर हमें दे रखा कोई दो वेक्टर जैसे हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, तो निकालेंगे। हाँ उसी की बात करना है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं तुम्हें, और तुम्हें बोला है इफ अ लाइन हैज दिस डायरेक्शन रेशियोज देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन, तो आपको उसके डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं अगर डायरेक्शन रेशियोज ये हैं तो भाई अगर डायरेक्शन रेशियोज उन्होंने दे दिए हैं आपको और आपको डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं, तो ऐसे केस में आप प्लस माइनस दोनों कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे। 11.1 ठीक है, हालांकि मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए, तो इसमें भी नहीं करें,
ठीक है, तो हाँ मैं उसी चीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो उसने आपको जैसे मान लो मैंने बताया था ना, एक लाइन जो होती है वो अलग अलग बनाती है, तो अगर एक तरफ के डायरेक्शन कोसाइन देती तो वो एक ही डायरेक्शन की बात कर गया ना, ठीक है, तो उसने एक ही तरफ वाले डायरेक्शन कोसाइन मांगे आपसे, तो खुद भी उसने यही वाले मांगे, अपोजिट वाले नहीं मांगे, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट से जो डायरेक्शन आपके पास, और कभी कभी ऐसा होता है बच्चे बोलते हैं भैया हमें पता नहीं चलता कौन से वाले, ये क्या पता ये वाले मांग लिए हैं अपोजिट वाले, हमें कैसे पता चलेगा, तो देखो आपको अगर कुछ नहीं लिखा है ना तो बाय डिफॉल्ट आपने प्लस वाले लेनी है, कौन सी वाली लेनी है आपने, प्लस वाली, तो हमारे पास L इक्वल टू में हालांकि दो थे ना आपके पास, a अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो आपने प्लस वाला कंसीडर, ऐसे ही L के साथ, ऐसा ही n के साथ, और ऐसा ही n के साथ, नहीं है, ठीक है, और ऐसा ही n के साथ c अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, क्लियर है, भैया क्या आशीष का बोलो, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तो देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ, शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है, करोगे वेक्टर के तरीके से, देखो कभी क्वेश्चन में आपको ये नहीं आएगा कि वेक्टर के तरीके से करो, कैसे भी कर दो, मैं देखो ये हालांकि हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आ जाता है तो वेक्टर वाले तरीके से कर दूंगा, नहीं आया तो A5 तो भैया एक बात बताओ, हमें एक पता कैसे चलेगा फिर? चलिए कैसे भी कर दीजिए, अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ A है, ये B है और ये C है, अच्छा मैं देखो एक चीज देखिएगा, मान लीजिए जैसे ये आपके पास एक लाइन होगी, ठीक है, और इस लाइन पर 3 पॉइंट है, कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट, अच्छा कितने आपके पास, ये 3 पॉइंट, जैसे यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ पर C है, तो अगर मैं ए बी वेक्टर बना दूं और मैं क्या बना दूं बी सी वेक्टर, और अगर ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं तो और ये हो सकता है कि ए बी वेक्टर यहाँ हो और बी सी वेक्टर, ये मुझे एक बात समझ नहीं आती, अभी ये पॉइंट भी की लाइन पर है और ये पैरेलल भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं आप पैरेलल को लाइन से समझ रहे हो, ये है प्रॉब्लम, ये वेक्टर है, वेक्टर में ऐसा होता है कि जो पैरेलल होते हैं वो इस तरीके से हो सकते हैं, उन्हें रेशो के अकॉर्डिंग देखते हैं, सिर्फ उसकी डायरेक्शन के हिसाब से, क्योंकि वेक्टर इज नॉट अबाउट लेंथ, इट्स अबाउट डायरेक्शन, वेक्टर में डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है, तो वेक्टर्स में जब मतलब दो वेक्टर पैरेलल होने का मतलब उनकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो अगर डायरेक्शन अगर इधर है इसकी भी और इसकी भी अगर इधर ही है, या फिर मान लो इधर भी है ऐसे ही डायरेक्शन सेम है, तो हम उनको मतलब पैरेलल वेक्टर, हालांकि अपोजिट डायरेक्शन वालों को पैरेलल वेक्टर ही कह देते हैं, ठीक है, लेकिन उनके जो कोफिशिएंट्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शन, ठीक है, लेकिन जैसा कि मैं बता ही देता हूँ, जैसे मान लो एक यहाँ पर वेक्टर हो गया और एक वेक्टर यहाँ हो गया, तो ये दो वेक्टर हैं आपके पास, आप जस्ट देख के नहीं जज कर सकते ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, उसके लिए आपको इसके जो कोफिशिएंट होंगे a1i प्लस b1j और प्लस c1k, और ये वाला a2i प्लस b2j और प्लस c2k, इनके ये कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होने चाहिए, प्रोपोर्शनल मतलब इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए, तो एक सेम लाइन पर भी अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो हम उनके रेशो उसके अकॉर्डिंग उन्हें बता सकते हैं कि कोलिनियर है, मतलब एक लाइन पर लाइन, हाँ अब मैं उसी चीज़ के बारे में तो बात करूँगा, अब मान लो ये ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वेक्टर इस डायरेक्शन की बजाय इस डायरेक्शन में होता है, तो मैंने फिर तुम्हें बताया पैरेलल का, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि पैरेलल वेक्टर जो होते हैं उनके रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं, उनके रेशियोज कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्शन बेशक उल्टी हो, लेकिन अगर ये प्रोपोर्शनल है तो हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, वेक्टरों में ऐसा होता है, वेयर एज हम लाइन में हम क्या सोचते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर एक वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पर मान लो एक सी पॉइंट हो गया, और मान लो आपने जैसा वेक्टर यहाँ पर एक वेक्टर हो गया, एक वेक्टर आपने ऐसा मान लिया, अब आप मेरे से बोलने लगे क्या ए बी और बी सी वेक्टर आपस में पैरेलल है, हाँ जी बिल्कुल पैरेलल होंगे, क्योंकि इन दोनों के ये दोनों एक ही लाइन पर बन रहे हैं,
ठीक है। तो अगर ये दोनों एक ही लाइन पर बन रहे हैं तो इनका जो भी मतलब इनके डायरेक्शन रेशियोज निकल के आएंगे वो आपस में अगर प्रोपोर्शनल होंगे तो जी ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल होंगे। अच्छा, अब लाइन के थ्रू हम कैसे कर देते हैं, जैसे मान लो अब इस वाले क्वेश्चन में बता कि ये 3 पॉइंट है तुम्हारे पास और तुम्हें बोला है कि हाँ जी प्रूव करो ये कोलिनियर। तो पहला काम तो मैं ये करूँगा कि ये ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर कैसे हैं, पैरेलल है तो इसका मतलब इनकी ये तो मतलब इनकी डायरेक्शन ऑब्वियस बात है सेम होगी, या तो अपोजिट हो सकती है या तो सेम हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, अगर ऐसा है तो एक बात तो तय है कि अगर ये फ्री वेक्टर है तो मतलब मैं इसको इसके नज़दीक भी ला सकता हूँ। और चलो फ्री वेक्टर छोड़ो, अब तुम देखो ये पैरेलल तो है और अगर ये दोनों एक ही पॉइंट शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, तभी तो पैरेलल है। तो मैं कैसे होते पैरेलल, मान लो ऐसा होता और एक ऐसा होता तो फिर मैं इस बात को मानता हूँ कि ये कैसा होता है कैसा होता, हाँ जी ये पैरेलल है, लेकिन ये कॉमन पॉइंट तो शेयर नहीं कर रहे ना। लेकिन अगर ये कॉमन पॉइंट भी शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, तो कोलिनियर हो गया ना। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम इस काम को करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पैरेलल और कोलिनियर वैसे तो ऑलमोस्ट सेम है, बट भाई आप जिसकी बात कर रहे हो ना, मैं यहाँ पॉइंटों को कोलिनियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वेक्टरों को कोलिनियर बता रहे हो। वेक्टर का कोलिनियर होना या पैरेलल होना एक ही बात है। मैं यहाँ पॉइंटों की बात कर रहा हूँ कि पॉइंट कैसे कोलिनियर प्रूव कर जाएंगे। उसके लिए आपने ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर को पैरेलल वेक्टर बनाना है और इस बात को भी कहना है कि भाई बी तो आपका कॉमन पॉइंट है, तो इसका मतलब ये दो वेक्टर बेशक पैरेलल है लेकिन अलग अलग नहीं है, ये एक ही साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि बी एक कॉमन पॉइंट है और अगर बी कॉमन पॉइंट है तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, क्योंकि डायरेक्शन नहीं बदली ना, वही डायरेक्शन की बात हो रही है। समझ में? वेक्टरों को अगर पैरेलल दिखाना है या वेक्टरों को कोलिनियर दिखाना है तो उनके बस रेशियोज को प्रोपोर्शनल कर दीजिए, उसी से काम हो जाएगा। लेकिन अगर पॉइंटों को कोलिनियर दिखाना है तो उनके बीच में बनने वाले वेक्टरों को पहले पैरेलल दिखाना पड़ेगा और ये बात भी कहनी पड़ेगी कि भाई ये बी कॉमन पॉइंट है, इसलिए तीनों पॉइंट कैसे हैं। आया समझ में? ठीक है, ओके नेक्स्ट और देख लेते हैं। एक चीज और रही है इसमें, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर लाइक दिस। तो आपने डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल के जिसके वर्टाइसेस ये हैं। भाई ये तो बहुत ही सिंपल है, हमने पिछले उसमें ही किया है बहुत बार। -4 है, यहाँ पे -1, 1 और 2 है और ये आपके पास -5 और -2। तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो मतलब ये ए हो गया, यहाँ बी हो गया, ये सी हो गया। आप ए बी वैक्टर बना लीजिए, आप बी सी वैक्टर बना लीजिए, आप ए सी वैक्टर बना लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। क्या निकालना है आपको? इसके डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ऑल द 3 साइड्स, तीनों साइडों के डायरेक्शन कोसाइन, इसके भी और इसके। भाई आप समझ रहे हो डायरेक्शन कोसाइन, यूनिट वेक्टर निकाल देना, इसका यूनिट वेक्टर निकाल देना, इसका यूनिट वेक्टर निकाल देना, डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएंगे जिनका आगे कोएफिशिएंट्स होंगे हर साइड के। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो इसके साथ आपको 11.1 यहीं तक है। ठीक है, यहाँ तक प्रैक्टिस करके आए, जितना भी बेसिक सिखाया उसको देखें, एक बार वेक्टर का और देखें और उसके बाद फिर हम इक्वेशन अप्लाइन कल से शुरू करें। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।